वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स, हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 12th क्लास का। अब हम कर रहे हैं इसमें फिजिक्स का क्रैश कोर्स अकॉर्डिंग टू जो भी मतलब हमारा सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल, जो कि आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगी, अच्छे से आप पढ़ेंगे। और हमारा टारगेट है कि हम एक चैप्टर को 4 डेज में, विद इन 4 डेज कंप्लीट करें और हम इसमें आपको धीरे धीरे पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, आज हमारा 6th डे है और आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे मीन्स टू से। तो जो हमारा टारगेट है हम उस टारगेट को ही अचीव करने की पूरी कोशिश है हमारी। और जो भी इसके बीच में जो भी टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम उन्हें सबको कवर करेंगे, चाहे उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ें, बट हम हर चीज पढ़ेंगे। कुछ भी हमने टॉपिक स्किप नहीं किया है। जो भी आपके एग्जाम में आ रहा है सीबीएसई 2021 में, हम वही पढ़ाएंगे। एवरीथिंग वी हैव टू लर्न। ओके, ठीक है, मैंने आपको उसमें हर चीज पढ़ाई है, कोई भी चीज स्किप नहीं करी है। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला। तो जिसने नहीं देखा है प्लीज वो वीडियोस देखें और अपना रिवीजन पूरा अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करें। नाउ फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल एडुवेक्टर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। और जो भी आपको कोई भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और कोई भी आपको इससे बेनिफिट मिलता है या फिर आपको जैसा भी एक्सपीरियंस आप शेयर करें कमेंट बॉक्स में। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इससे पहले हम अपना जो भी इस चैप्टर में हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, पोटेंशियल वगैरह जो था वो हम पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें कोई टॉपिक स्किप नहीं करेंगे और ये आपके कोर्स में है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में भी बता रही हूँ। कोई बात नहीं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए हमारा, कोई नहीं, बस हमारा टारगेट ये है कि कोई टॉपिक आप ये ना कहीं ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि पोटेंशियल सरफेस की। अब मानो कोई भी हमारे पास सरफेस है, ये हमने कोई भी सरफेस ली। क्लियर इतनी बात? ये क्या ली हमने? कोई भी सरफेस ली। तो वो सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहता है, यहां मानो ए है, यहाँ बी है, चाहे हम उस पॉइंट को यहाँ लेके आए, इधर मतलब कहीं पर भी हम इसे लेकर जाएं, हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। अगर हमें यहाँ से सेम पोटेंशियल मिलेगा, अगर हमें यहाँ से क्या होगा, कोई एनी सरफेस दैट इज सेम पोटेंशियल हो हर पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है इतनी बात? कोई भी हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल हम कुछ भी ले कि हमने एक चार्ज कंडक्टर लिया, उसकी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, तो मतलब ये जो हमारी सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। कब? अगर इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है इतनी बात? और सेम पोटेंशियल होने का मतलब क्या हुआ? W का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? W का फॉर्मूला था Q नॉट VB माइनस VA। VB माइनस VA का मतलब है कि A और B पॉइंट। क्लियर इतनी बात? तो उसने बोला सेम पोटेंशियल होगा, तो मीन्स टू से VB VA के इक्वल हो गया, तो W वर्क डन कहाँ होता है? 0। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है वहां पर वर्क डन क्या होता है? हमेशा 0 होता है, बिकॉज पोटेंशियल इज इक्वल। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। और दूसरी चीज, अब जो हमारे पास सेकंड मतलब जो भी हमारे पास इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं हम अब उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है जो कि मैंने अभी आपको बता दी है कि कोई वर्क डन नहीं होता है अगर हम टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेकर आए। एग्जाम्पल जैसे कि हम अभी आपको करके बताते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या लगती है? ऐसे। अब इसका भी रीजन क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर कहो, 90 डिग्री कहो, नॉर्मल कहो, ऑल आर सेम थिंग। इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब ये सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, ये सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कोई वर्क डन इसमें नहीं होता है, वो इसीलिए अभी मैंने आपको बताया कि W इज इक्वल्स टू Q नॉट VB माइनस VA। वर्क डन क्या होता है कि Q नॉट चार्ज को हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेकर गए। क्लियर? अब पोटेंशियल तो सेम है, तो VB इज इक्वल टू VA। तो W कितना हुआ हमारे पास? 0, बिकॉज पोटेंशियल इज इक्वल एट एनी पॉइंट, इट इज ऑल द पॉइंट्स।
क्लियर हुई इतनी बात। हमने इसका सेकेंड पॉइंट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बात मैंने आपको बताई दी। ठीक है, पोटेंशियल मतलब कहीं पर भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब उसके बाद इसका 3 पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को कट इसलिए नहीं करती हैं। एक बात आप देखो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इससे पहले हम 4th पॉइंट पढ़ते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनानी है, ये क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके परपेंडिकुलर, जो भी आप कहें इसे, इसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। अब मैंने इसमें ये बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कब बनेगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तब बनेगी जब, इक्विपोटेंशियल सरफेस तब बनेगी जब सब जगह हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे बना। अब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कैन नहीं आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, कैन नहीं आएगा, कैन नॉट आएगा, या फिर कुछ भी कहें कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसका रीजन ये है कि ये ऐसे, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये कुछ इस टाइप से बनेंगी जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, सेम ऐसे ही क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल की ये होगी। क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो होंगी, क्लियर है। तो इसलिए वो दो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो भी मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया। अब इन तीनों को हम मिक्सअप करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है कि कोई भी है, मानो एक चार्ज हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ से एक चार्ज को हम यहाँ ले गए, या फिर हम इधर से एक चार्ज इधर लेके आ गए, कहीं पे भी हम एक चार्ज को लेकर आ गए, ठीक है। तो कोई मतलब कितना वर्क डन हुआ है, वही जो हम पढ़ते आए हैं वही चीज इसमें है, कितना वर्क डन हुआ है किसी भी किसे, मतलब कितना वर्क डन हुआ है किसी पोटेंशियल को, या उसमें कितना पोटेंशियल लगा है, हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आए हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही वही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन की कितना वर्क डन हो रहा है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब आप कहेंगे अब वर्क डन का एनर्जी से क्या मतलब, क्या रिलेशन है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक हम 7th क्लास से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप कहेंगे अब कि मैम ने तो इतनी देर से बोल रही हैं कि ये क्या है, वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए, बट यहाँ सॉरी एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी तो है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, आपको काफी टाइम से क्लास 7th से एक चीज पढ़ाते आ रहे हैं कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क जहां पर भी वर्क डन होगा वहीं पर एनर्जी भी होगी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए इनकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है और वर्क डन की भी जूल होती है। क्लियर है इतनी बात। अब हम इसमें अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो हम उसके लिए इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं P1, या कोई भी, हमने P लिया, A लिया, B लिया, कुछ भी लिया, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया P1 और यहीं पे हमने एक चार्ज रखा Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q1 जिसे हमने पॉइंट को मान लिया P1। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब अगर हम इससे कोई भी, अब हम यहाँ पर हमारे पास है P2 और चार्ज होगा Q2। क्लियर है इतनी बात। अब मेरे पास ये चार्ज कहीं यहाँ पर रखा था, कहीं बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे या कहीं बाहर दूर रखा है। अब इसको हमने क्या माना, इसे हमने क्या मान लिया, एट रेस्ट है। ये क्या है, ये जो चार्ज हमारा P1 पॉइंट पे है ये क्या है, एट रेस्ट है। जब ये एट रेस्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये तो कोई वर्क ही नहीं करेगा, नो वर्क डन। क्लियर हुई इतनी बात। अब हमने क्या करा, एक चार्ज ऐसी रखा,
अब हमें Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं, बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं और हमने इसे यहां पर लाकर रख दिया। Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं, अब क्या होगा, अब वर्क डन होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय पॉइंट चार्ज Q1 कितना होगा, मतलब W1 वर्क डन हो गया 0। मैंने आपको बता दिया क्यों 0 है, बिकॉज वहां पर कुछ हो ही नहीं, जब हमसे मूव ही नहीं कराएंगे तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं। ठीक है, अभी से कोई क्या कर रहे हैं, कोई वर्क डन इसके कोई अगेंस्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये अपनी जगह पर ही फिक्स्ड है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब क्या करेगा ये हमने डिस्टेंस मान ली है R, कुछ भी मानो 1 से 2 तक R12 मान ली। ठीक है, हमने क्या किया, इसे डिस्टेंस मान लिया हमने R12। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि मैंने आपको फाइंड करना सिखा रखा है क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू चार्ज। अब अगर ये अकेला है, मानो ये चार्ज अकेला है, तो क्या कहीं जा सकता है, नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कहां पर, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएगा वो इस P2 चार्ज पर लगाएगा एट पॉइंट P2 कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इसमें W2, क्योंकि हमने क्या करना है, पॉइंट 2 पर लगाना है, ये दूसरा वर्क डन हुआ। ठीक है, तो जो हमारे पास वर्क डन W2 होगा, अभी हम उसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हमारे पास V1 की वजह से जो V1 लग रहा है, मतलब Q2 पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 की वजह से लग रहा है, पहले हम वो देखेंगे। वो हो गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है Q ओवर R12, Q अपॉन R होता है, और Q कौन से वाला है, 1 वाला Q है। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से जो आपको समझनी है, एक बार मैं इसे दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। आई नो आपको थोड़ा सा टिपिकल ये चीज लगी होगी कि क्या है, मेरे पास कोई एक चार्ज रखा है, रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है, तो ये अकेला तो किसी की वजह से, यहाँ पर Q2 था, यहाँ पर Q1 था, अकेला कोई वर्क डन नहीं करेगा, W1 हो गया इसका 0। क्लियर हुई इतनी बात, W1 क्या हुआ इसका 0 हो गया। अब हमने क्या किया, अब हम जब Q1 की हेल्प से हम Q2 पे हमने पोटेंशियल निकाला, तो पोटेंशियल तो वर्क डन तो हमें पता है 0 है, पोटेंशियल निकाल लिया V1। क्लियर हुई इतनी बात, वर्क डन तो यहाँ पे 0 हो गया, इन पोटेंशियल की कुछ तो वैल्यू होती है, पोटेंशियल हमने निकाल लिया। क्लियर है, अब हमने क्या किया, इस Q2 को हमने मूव कराया, इस Q2 को हम इस इंफिनिटी से इधर लेके आए एक पॉइंट P2 तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर कि इफ Q2 मूव्ड कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू P2, हम Q2 को कहां से लेके आए, इंफिनिटी से P2 पॉइंट तक लेके आए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W2 वर्क डन लगेगा। ठीक है भाई, इसमें तो वर्क डन लग रहा है ना यहां से यहां तक आने में, इसे तो वर्क डन ऑब्वियसली लगेगा। ठीक है, अब कितना लगेगा ये देखो, V1 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, V1 इंटू Q0 कहें आप या फिर Q2 कहें, जो भी वर्क डन का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट की वजह से। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने V1 क्यों लिया, V2 क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये कहाँ लगाएगा, ये इसका पोटेंशियल तो इसका है कि कितना इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल किसकी वजह से लगता है, एस चार्ज की वजह से कभी पोटेंशियल नहीं लगता है। ठीक है, वर्क डन इस पे हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या हुआ, W2 हुआ। क्लियर हुई इतनी बात, इज इट क्लियर, आगे समझ में। अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R12, और एक है मेरे पास Q2। क्लियर हुई इतनी बात, ये आ गया मेरे पास W। अब जैसे कि हमने आपसे बोला है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पूरे सिस्टम की, हमने क्या किया, पूरे सिस्टम की हमने पोटेंशियल एनर्जी ली ऑफ ऑल द सिस्टम, या हम कह सकते हैं ऑफ द होल सिस्टम। कितनी हो जाएगी U, और U हो गया हमारे पास कितना, जो टोटल वर्क डन हुआ है, U इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। जो टोटल वर्क डन है W1 हो गया 0, और ये हुआ मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12। ठीक है, दैट्स वाई अब हमने क्या किया, इसे कर दिया कैंसिल, और U हो गया मेरे पास, तो ये हो गई मेरे पास एनर्जी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि कहाँ पर टोटल जो वर्क डन होता है या टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल होती है। अब चाहे वो आपको एक चार्ज बोले, 2 चार्ज बोले, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो इतनी बात, ये हमने क्या देखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम अगला पढ़ेंगे कि यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर हम कोई डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आपको मैंने यही चीज किसमें पढ़ाई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी थी। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट्स सारे सेम हैं, ये चैप्टर बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट चैप्टर के। जिसने फर्स्ट चैप्टर किया है उसके लिए बहुत ईजी है ये चैप्टर करना, ठीक है। ये मेरे पास कोई डायपोल है, जैसे कि हमें पता है कि डायपोल में क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों चीजें होती हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, डायपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। क्लियर हुई इतनी? अब इधर जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लस क्यू की वजह से जो प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? प्लस क्यू ई। और जो माइनस क्यू की वजह से वो रिवर्स डायरेक्शन में लगेगी वो होगी माइनस क्यू ई। इज इट क्लियर? ठीक है इतनी बात? आगे इतनी बात समझ में? अब हमारे पास एक नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई थी कि टॉर्क क्या होती है। जैसे कि आप गेट को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तब ये टॉर्क लगती है। वैसे तो इन दोनों ने फोर्स क्या हो गए, इन दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गई है। बहुत अच्छे समझाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो भी बच्चे को मतलब इसका पूरा कंसेप्ट समझना है वो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब आप अगर वो वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे तो मैं यहाँ पे दोबारा वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, बस ओरली बता रही हूँ। वहां पे मैंने पूरा सॉल्व करके समझाया हुआ है। ये दोनों फोर्स क्या है? इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो गई। ठीक है, जब कभी भी फोर्स कैंसिल हो गई है, यहाँ पर हमने डायपोल लिया, फोर्स कैंसिल हो गई, तो इसमें क्या लगता है? टॉर्क लगता है। डायपोल पे हमेशा टॉर्क। इसका एग्जांपल है जब हम गेट को क्लोज ओपन ये सब करते हैं तो क्या लगता है? एक पोजीशन तो क्या रहती है हमारी? स्टैटिक, मतलब कि पूरी फिक्स्ड रहती है और दूसरी ही पोजीशन इन एंड आउट का वर्क करती है। क्लियर हो इतनी बात? इतना सिर्फ मैं नॉर्मली बता दिया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर टॉर्क लगेगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं याद है तो आप इस चीज को भी पूरा अच्छे से वहां पर समझ सकते हैं। अब हमारे पास ये टॉर्क एंड फोर्स तो लग रही है क्यू ई। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ लेंगे? हम क्या करेंगे इसे, ठीक है, हमने क्या किया, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये हो गया मेरे पास 90 डिग्री और ये किसी ना किसी एंगल पे मूव कर रही है, ये एंगल हो गया मेरा थीटा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद हमने क्या किया, टॉर्क में वैल्यू रखी फोर्स। अब एक बात बताओ आप, यहीं से ही जब ये वाली लाइन हमें पता है, अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है। क्लियर हुई इतनी बात? ये निकालनी है तो क्या हो जाएगी, आप खुद देखो क्या होती है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास ये है क्योंकि हमें निकालनी है वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a। तो क्या मैं परपेंडिकुलर की जगह 2a साइन थीटा लिख सकती हूँ? एग्जैक्टली। क्लियर हुई इतनी बात? तो फोर्स हमारे पास कितनी है? क्यू ई। आप प्लस माइनस जो भी रखें वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आगे जाके कैंसिल हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? 2a साइन। ठीक हुई इतनी बात? अब मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है कि ये हमने से डायपोल इसीलिए कहा है कि डायपोल का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। तो यहाँ पर 2a है और Q है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। मैं बहुत आराम से कह सकती हूँ, एंड दिस इज अ फॉर्मूला। ये मेरा किसका? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं निकल के आया है, अभी सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला आया है। क्लियर? अब मैंने इसे क्या किया, इस डायपोल जो हमने लिया हुआ है इसे मैंने रोटेट कराया एक छोटे से एंगल डी थीटा पर। मैं कह सकती हूं इफ द डायपोल इज रोटेटेड एट अ स्मॉल एंगल। अगर मैंने उसे किसी छोटे से एंगल डी थीटा पर रोटेट करा दिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, अब वो क्या होगा, टॉर्क भी चेंज होगी। ऑब्वियसली बात है, टॉर्क चेंज होगी तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन जो हमारा अब होगा W, वो हो जाएगा मेरे पास टॉर्क इंटू डी थीटा। हम F नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉर्क इंटू डी थीटा मतलब स्मॉल ही वर्क डन होगा। इतनी बात आई समझ में? अब हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमने इसे टॉर्क को पूरा ही रोटेट करा दिया, इस डायपोल को पूरा रोटेट हम ऐसे करा रहे हैं। अब मानो यहाँ पे आ गया, फिर हमने ऐसे रोटेट कराया, मतलब हमने कंप्लीट रोटेट इसे करा दिया। मान के चलो कि हमने इसे रोटेट कराया कि थीटा 1 से थीटा 2, तो हमारा जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का मतलब है PE साइन थीटा डी थीटा।
और कहाँ से कहाँ तक, हमने मानो कि उसे पहले θ1 पे था और फिर θ2 पे हमने रोटेट करा दिया। इतनी बात आ गई समझ में? θ1 से हमने θ2 पे क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। अब मानो इनिशियल एंगल उसका यहाँ पर θ1 है, हमने उसे यहाँ तक रोटेट कराया, ठीक है, तो क्या होगा एंगल θ2। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर θ1 एंगल पे था, हमने इसे रोटेट कराकर θ2 एंगल पे हम इसे ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि तब उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो वर्क डन उसका चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली टॉर्क भी चेंज होगी। टॉर्क हमारी जो नॉर्मल है वो तो वही रहेगी, लेकिन वर्क डन तो चेंज होगा ना, ठीक है। तो अब हमने इसे क्या किया, पीई हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, साइन थीटा इंटीग्रेशन कराया θ1 से θ2, ठीक है। अब आपको फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो पता ही होगा कि इंटीग्रेशन साइन थीटा का कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और जब हमने माइनस कॉस थीटा किया तो ये हो गया θ1 से θ2, दैट मीन्स पीई। अब आप इसमें इसकी वैल्यूज रखिए, ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस θ1, ठीक है। अगर हम इसे रिवर्स करेंगे देन W इज इक्वल्स टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इतनी बात आ गई है समझ? आई होप आ गई होगी, क्लियर। इसमें इतना कुछ नहीं है। और मैंने अभी आपको जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज में बोला है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन U इज ऑल्सो इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्लियर। अब इसमें बनते हैं हमारे कुछ केसेस, ठीक है। अब इसमें बनते हैं हमारे कुछ केसेस जो कि हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। अब देखो मेरे पास U की वैल्यू आई है पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्लियर हुई इतनी बात। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और अब हम इसमें केसेस हमें इसी में ही देखने हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, नॉर्मली हमने इसे चेंज कर दिया, मतलब इनिशियली हमने माना कि θ1 हमारा 90 डिग्री पर था, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके 90 डिग्री पर था θ1। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इतनी बात कह दी कि ठीक है चलो हमने θ1 को 90 डिग्री मान लिया और θ2 को हमने फिर थीटा ही माना, तो इस केस में U किसके इक्वल हो जाएगा, पीई कॉस 90 कितना होता है, 0, तो 0 मतलब माइनस कॉस थीटा, θ2 को हमने थीटा रखा, क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया माइनस पीई कॉस थीटा। और पीई कॉस थीटा को हम एक और बहुत सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, वो ये है कि हम इसे लिख सकते हैं पी डॉट ई। आप कहेंगे ये क्यों लिखा, बिकॉज ए बी साइन थीटा अगर हमें किसी की डॉट प्रोडक्ट निकालनी हो तो हमेशा क्या आती है, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी वेक्टर्स में, तो किसके इक्वल आ जाती है, वो कॉस थीटा, उसमें ए डॉट बी का होता है ए बी कॉस थीटा, क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो ये इसका पहला केस हुआ, इसके और भी बहुत सारे केसेस हैं। अब जैसे कि केस नंबर 2, अब हमने क्या करना है, अगर हमें केस नंबर इसका 2 निकालना है, ठीक है, हमने फर्स्ट θ1 को मान लिया, अब हम मान लेते हैं ठीक है कि θ1 को ही हमने 0 डिग्री, कि θ1 हमें इसमें फिक्स होगा, θ1 को तो फिक्स रखना है, θ2 ही तो रोटेट करा रहे हैं, एक जगह तो फिक्स होगी दूसरी जगह को ही रोटेट कराएंगे। हमने माना कि वो इसके पैरेलल है, θ1 को हमने 0 कह दिया और θ2 को हमने कितना कह दिया, वो थीटा ही है, क्लियर। तो हमने इसे कह दिया, इनका मतलब क्या है कि वो बोलेगा कि स्टार्टिंग में जो हमारा डायपोल है वो रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए मैंने आपको θ1 वाला फॉर्मूला θ1 को ही चेंज करके बताया जा रहा है। तो पीई कॉस θ2 सॉरी कॉस θ1 जो कि हो गया कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस θ2 मीन्स इतना, तो U इज इक्वल्स टू पीई और कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस थीटा, दैट्स व्हाई इट इज द फॉर्मूला। अगर आप तभी के तभी समझ जाएं उसे तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। जो हमने इससे पहला वाला डायपोल वाला पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसे समझना चाहिए कि मतलब उससे रिलेटेड जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा और पोटेंशियल में पढ़ रहे हैं, तो दोनों पॉइंट्स, दोनों जो टॉपिक्स हमारे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुई बात। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो आप कहेंगे चार्ज कंडक्टर का क्या सीन है, मतलब नॉर्मल सी बात है, मैं आपको कुछ एक दो प्रॉपर्टीज आपको इसके बारे में बता देती हूँ। चार्ज कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं है, मानो मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने उसे नॉर्मली क्या करा हुआ है,
कोई भी एक चार्ज कंडक्टर हमने लिया और हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मानो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, एक चार्ज कंडक्टर को। जब मैंने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसके ये क्या है, ये तो कंडक्टर है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। और हमने उसे क्या रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। अभी क्या करना है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जो बनती है उसे हम जीरो बोलते हैं। अब बोलेंगे आपकी जीरो क्यों बोलेंगे, उसका बहुत ही अच्छा एक रीजन है, वो इसलिए बोलेंगे ये मेरे पास है क्या, एक कंडक्टर, ठीक है, और हमने मान लिया ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी जो कहते हैं उसे लिमिट है। थोड़ा सा इसे बनाना पड़ेगा, वैसे तो मैं सारे डायग्राम्स वगैरह आपको स्टार्टिंग में ही पहले ही बना कर रखती हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्टली कर सकें, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर वाली है, मतलब मैं इस वाले को ही डिनोट कर रही हूँ जो यहाँ पे है। क्लियर हुआ इतनी बात। अब एक्सटर्नल है, इधर हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुई इतनी बात। अब एक्सटर्नल है तो ये अंदर क्या करेगी, रिवर्स इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे इसके रिवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करते हैं, रिवर्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ नेगेटिव है तो ये यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज जनरेट। क्लियर। अब यहाँ पर मतलब कहने का ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर जो इस साइड मूव कर रही है, ये तब तक जनरेट होते रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब तक कि ये इसके इक्वल ना हो जाए, जब तक कि ई एक्सटर्नल हमारा इक्वल ना हो जाए ई इंड्यूस्ड के, तब तक ये चार्जेस जनरेट होते रहेंगे, ठीक है। ये चार्जेस अपने आप ही इंड्यूस्ड होते रहेंगे और जैसे ही ये इक्वल हुए, एक टाइम ऐसा आएगा जहां जैसे ये इक्वल हुए तब ये जनरेट होने बंद हो जाएंगे और यहाँ पर उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, बिकॉज ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुई इतनी बात। अगर आप सब कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। क्यों होती है वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस प्रेजेंट इन द कंडक्टर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को अलग लेके चले जाएं, अगर हम मतलब इसे अलग लेके चले जाएं, आउटसाइड द सरफेस की बात करें, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वर्क करती है, ये बात मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें एक और होती है कि कोई भी मेरे पास कोई चार्ज है, कोई भी मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर या फिर कुछ भी कह सकते हैं, कोई कंडक्टिंग स्फेयर है या कुछ भी है, मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है जीरो, लेकिन उसके अंदर फिर भी चार्ज होता है। चार्ज, उसका चार्ज कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पर आ जाता है। जो नेट चार्ज होता है वो कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पर हो जाता है और अंदर चार्ज जीरो हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जिसकी वजह से जीरो हो जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। अब हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सरफेस पर, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो हो गई जीरो, अब वो पूछना चाह रहा है कि सरफेस पर कितनी होगी, हमें सरफेस पर ही देखना है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे हमने एक चार्ज कंडक्टर, ये मेरे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और ये हमने कुछ सरफेस वगैरह इसकी लेट कर ली है। इस कंडक्टर के आसपास मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि इसकी सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बहुत आसान है, जो फ्लक्स बोलता है वो फ्लक्स क्या कहता है, ई डॉट डी एस। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये बात है, फिक्स है ये बात, सॉरी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और ये जो हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी ये हमने सॉल्व करके निकाली है। क्लियर हुई इतनी बात। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना सॉरी, जो यहाँ पर ई डॉट डी एस है, डी एस क्या हो गया, मतलब कि इसका हमें सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस को बहुत आराम से डेल एस रख सकते हैं, जिसकी भी ये शेप का है उसके इक्वल आ जाएगा। मैंने इसे सीधा सीधा ई डेल एस रख दिया। क्लियर हुई इतनी बात। तो मैंने अब यहाँ पर कह दिया कि फाई ई इज इक्वल्स टू ई डेल एस। क्लियर हो इतना। अब मैंने आपको एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बताई थी, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा, जो भी डेल्टा एस या डेल्टा एस जो भी होता है, डी एस कुछ भी, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देते हैं, ठीक है। जब हम इनके राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे
तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल, और E की वैल्यू मेरी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, आगे जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगी उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, और मैं इसे बार बार नहीं बताऊंगी कि ये कैसे आया। क्लियर हुई इतनी बात? इसे बार बार बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि ये कैसे आया है, आप यहीं पे समझ लें। बिकॉज इसमें जो इसकी सरफेस होती है, इसका मतलब ये है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपसे पूछूं कि सरफेस पर कितनी होती है, आपको डायरेक्टली इसका आंसर देना है। क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने बहुत सारी चीजें इसमें छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं जो अक्सर आप इग्नोर भी कर देते हैं, बट कभी कभी 1 मार्क 2 मार्क में ये चीजें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक भी था, क्योंकि इससे पहले कि मुझे कैपेसिटेंस पढ़ाना है, उससे पहले मुझे इन सब बातों के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी था। बिकॉज ये फिर बाद में वहां पे बताया तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता, तो मैंने पहले ही, ये एक बेस है जो भी मैं आगे पढ़ाने वाली, ठीक है, जो भी आगे पढ़ाने वाली हूँ उसी का ये बेस है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है, बाहर कितनी होती है। बिकॉज आगे मैं जब कैपेसिटेंस में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगी, और भी 1-2 टॉपिक्स हैं, तो ये आपको उसमें हेल्पफुल होगा। क्लियर है?